this बताओ आंसर क्या निकला था। आंसर क्या निकला था बताना। किसी का निकला क्या? यार टाइम पीरियड तो वही होगा। टाइम पीरियड इज समथिंग वी नीड नॉट वरी अबाउट। टाइम पीरियड हम लोग को पता है इस सिस्टम का कांस्टेंट होता है ना। वो वेलोसिटी कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, इन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड तो हम लोग डायरेक्टली इनर्शिया और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देख सकते हैं 2 √, कितना मास हो जाएगा टोटल, m+m/k। ठीक है, उसके बाद let's take this। बॉडी यहाँ पे है, जैसे बुलेट इसको हिट किया, जैसे बुलेट इसको यहाँ पे हिट किया, नाउ दिस हैज बिकम m+m, है ना। बुलेट जब इसको हिट किया तब हम लोग का क्या कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, बुलेट स्टिक कर जा रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है कोलिजन के दौरान, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया कुछ v डैश, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv इज इक्वल टू m+m v डैश। ठीक है, अच्छा, बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, थोड़ा सा एक बार करंट सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं कि बिफोर कोलिजन सिस्टम में क्या था। सिस्टम का मान लो अगर ये नेचुरल लेंथ था और सिस्टम अगर पहले से इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम कितना नीचे है, x0, और वो x0 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, kx0 इज इक्वल टू कैपिटल mg। तो x0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल mg/k, है ना। मतलब बिफोर इवन हिटिंग, मतलब बुलेट सीन में आने से पहले ही जो बॉडी था, जो स्प्रिंग था, अपने नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड होकर रहा था। कितना एक्सटेंड होकर रहा था, x0 एक्सटेंड होकर रहा था। ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना हो जाएगा, बेसिकली हम लोग का √k/m+m। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये तो हुआ हम लोग का मीन पोजीशन, और ये हुआ हम लोग का नेचुरल लेंथ, है ना। नेचुरल लेंथ से इनिशियली कितना एक्सटेंडेड होकर रखा है ये, नेचुरल लेंथ से इनिशियली कितना एक्सटेंड होकर रखा है, x0 एक्सटेंड होकर। ठीक है ना, बात समझ में आया? हाँ ना, बोलो। अब एक बार सिस्टम में स्मॉल m भी जुड़ जाता है तो क्या इसका मीन पोजीशन चेंज होगा? एक बार सिस्टम में स्मॉल m भी जुड़ जाएगा तो क्या इसका मीन पोजीशन चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पहले मास कितना था, m था, अब मास कितना है, m+m, तो इसका मीन पोजीशन भी चेंज होगा। हाँ, कांस्टेंट फोर्स तो बॉडी का मीन पोजीशन चेंज करने का काम करता है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ और स्प्रिंग को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो डिफरेंस है ये था मीन पोजीशन इनिशियली। ठीक है ना, ये क्या आ गया, मीन पोजीशन फाइनली, मीन पोजीशन इनिशियली। ठीक है, कितना था ये, कि अगर मेरा नेचुरल लेंथ था यहाँ पे, ये अगर हम लोग का नेचुरल लेंथ है यहाँ पे, नेचुरल लेंथ कितना था, कुछ x0 इज इक्वल टू कैपिटल mg/k, डायरेक्टली कैपिटल mg/k लिखता हूँ। अब कितना हो जाएगा मीन पोजीशन, क्योंकि अब इसका मास है m+m, नीचे फोर्स कितना लग रहा है, m+mg, है ना। तो यहाँ पे अगर वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, स्मॉल m प्लस कैपिटल mg/k, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट मोमेंटम कंजर्वेशन तो इस इंस्टेंट पे हो रहा है, तो इस इंस्टेंट पे मोमेंटम ये है फाइनल मीन पोजीशन आफ्टर कोलिजन, फाइनल
मीन पोजीशन आफ्टर कोलिजन, फाइनल मीन पोजीशन आफ्टर कोलिजन। क्लियर है बात? तो वेलोसिटी वी डैश कितना हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा एम वी बाई एम प्लस एम। ठीक है, तो हम लोग को इस सिस्टम के बारे में क्या पता है? सिस्टम के बारे में हम लोग को पता है कि इसका मीन पोजीशन ये है, बट जब ये यहाँ पे है कितना दूर है मीन पोजीशन से? मीन पोजीशन से कितना दूर हो गया? स्मॉल एम जी बाई के, है ना, क्योंकि यहाँ से कैपिटल एम जी बाई के, टोटल है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के, तो यहाँ से ऊपर कितना डिस्टेंस है? एम जी बाई के, है ना। तो व्हाट कैन वी राइट अबाउट दिस सिस्टम? वी कैन राइट दैट द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, व्हाट डू वी नो अबाउट दिस सिस्टम। अब पूरा एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, है ना। यहाँ पे हम लोग को वी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के जल्दी से निकाल दिए थे आंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही मेथड से दिखा रहा हूँ इसको। वी नो द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, the velocity of the system, we know the velocity of the system at we know the velocity of the system at mg by k displacement from mean position, from the mean position। mean position से जब ये mg by k डिस्प्लेसमेंट पे है तब इसका हम लोग को वेलोसिटी पता है, विच इज़ कितना? विच इज़ एम वी बाई एम प्लस एम। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी वाले इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं आंसर। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग को पता है वी क्या होता है, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। हम लोग को कौन से एक्स पे वेलोसिटी पता है? जब एक्स एम जी बाई के है तब उसका वेलोसिटी कितना है? इतना। बस डाल दो, वेलोसिटी कितना है? एम वी, यहाँ पे वी डैश लिख देते हैं इसको, एम वी बाई एम प्लस एम इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? रूट ओवर के बाई एम प्लस एम, है ना। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कौन से एक्स पे इतना वेलोसिटी है? एम जी बाई के वाले एक्स पे इतना वेलोसिटी है ना। ये इक्वेशन है, बात समझ में आया? जस्ट गिव मी लिटिल कंफर्मेशन एवरीवन। हाँ यहाँ से हम लोग ए को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करके तुम लोग ए निकाल सकता है, ए फाउंड। मैं पूरा निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आया? चलो, दो तीन बातें नोट कर लो यहाँ पे भी। नोट, पहला बात कि ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, है ना। ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना प्लीज। गिव मी अ सेक। मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन momentum is conserved, energy is not, is conserved, is not, ठीक है। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लिए? हम लोग फाइनल वेलोसिटी m प्लस एम वाले सिस्टम का लिए, ठीक है। does we get the final velocity of m plus m system। बात समझ में आया? है ना, बोलो। पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी किसका निकाले? आफ्टर कोलिजन।
m प्लस एम वाले सिस्टम का, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा बात है कि यहाँ पे मेन पोजीशन चेंज हो जा रहा है आफ्टर कोलिजन, मेन पोजीशन changes after the mean position changes after collision, sorry, changes by mg by k downward after the collision, ठीक है। बात समझ में आया ना, बात समझ में। अब हम लोग एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, वंस वी हैव ए वी कैन यूज एनर्जी फॉर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग हाफ के स्क्वायर यूज करके निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग हाफ के स्क्वायर, है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of the spring at from its displaced position at its displaced position, not exactly potential, क्योंकि mean position तक जो energy स्टोर हुआ हम लोग कंसिडर नहीं करते, वहाँ पे हम जीरो समझते हैं, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे तीसरा एक और चौथा बात भी लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन यहाँ पे जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन पे भी डिस्प्लेसमेंट होकर रखा है ना, कुछ मीन पोजीशन पे भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है नेचुरल लेंथ से, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये तुम लोग का मीन पोजीशन पे इज नॉट नेसेसरीली जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इन दिस केस इज नॉट नेसेसरीली जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज नॉट ज़ीरो, अगर हम लोग नेचुरल लेंथ पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर किए, इफ़ we take natural length as the reference, natural length as the reference, ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ, ये सिस्टम कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, यू गाइस नीड टू फाइंड आउट कि मेरे को एम में यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ठीक, इनिशियली जो भी होना था हो चुका है, इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। अब मेरे को स्मॉल एम में कितना कंप्रेशन करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो 2m है वो ग्राउंड से लेफ्ट हो जाए, बात समझ में आ रहा है। वो टॉयज़ नहीं आते जिसमें हम प्रेस करते हैं वो बाउंस करते हैं, सिमिलर उस टाइप का टॉय है, ठीक है, कि हम लोग को m में कितना कंप्रेशन करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो 2m है वो ग्राउंड से लेफ्ट हो जाए, ठीक है। थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट एंड विल गो विद द आंसर्स। भैया ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ बोलो। भैया ऊपर वाले में जब अगर एनर्जी बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को भी वो करेंगे, करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्व कहाँ कर पाए, यहाँ पे तो हम लोग एनर्जी कंजर्व वाला डायरेक्शन में ही नहीं गए ना, यहाँ पे तो हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन से निकाल दिए, एसएचएम का इक्वेशन यूज़ कर लिए। अगर हम लोग एसएचएम पढ़े हैं तो एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, बार बार वो क्यों यूज़ करते रहेंगे हम लोग। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करने के लिए बार बार हम लोग को वर्क पर एनर्जी का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हम लोग का पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ एसएचएम पढ़ने का फ़ायदा ही तो यही है ना, ताकि हम लोग को वो सारा स्टेप्स ना करना पड़े, हम लोग रियलाइज़ कर ले कि मोशन कैसा है एसएचएम। अगर एसएचएम है तो एसएचएम की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन का यूज़ कर लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो ये वाला ट्राई करो। हाँ लास्ट पॉइंट, देखो पहले हम लोग मीन पोजीशन निकाल लेते हैं कि सिस्टम को, तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पे रहने दिए ना, तो पहले मीन पोजीशन निकाल लेते हैं, है ना।
बात समझ में आया? पहले मीन पोजीशन निकालो, मीन पोजीशन कितना होगा नेचुरल लेंथ से कितना नीचे। एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम कॉपी करता हूँ, मीन दिस अगेन। ठीक है, just move this and this. Natural length. This is our mean position. ठीक है, लेट्स स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ कुछ x नॉट, तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है kx नॉट। व्हाट कैन वी राइट? mg इज इक्वल टू kx नॉट। तो x नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg बाई k। ठीक है, मेक सेंस है ना? मीन पोजीशन यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। अब लॉजिकली सोचो, लोअर वाला ब्लॉक लिफ्ट कब करेगा? लोअर वाला ब्लॉक लिफ्ट कब करेगा? जब स्प्रिंग फोर्स सफिशिएंट है 2 mg को उठाने के लिए, है ना? देखो ये पॉइंट, लोअर ब्लॉक लिफ्ट कब करेगा? जब स्प्रिंग फोर्स सफिशिएंट है 2 mg को उठाने के लिए। द लोअर ब्लॉक विल लिफ्ट, the lower block will lift when the extension in the spring, when the extension in the spring, extension के कारण ही हम लोग के पास फोर्स आ रहा है। when the extension in the spring is sufficient to produce a spring force, is sufficient to produce a spring force, स्प्रिंग फोर्स जो अब चाहिए। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी 2 mg लिफ्ट होगा। स्प्रिंग फोर्स इन अपर डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक, है ना? दैट इट balances the weight of the lower block. The weight of the lower block. ठीक है, तो ये था हम लोग का सिचुएशन। Just redraw this. मीन पोजीशन बेसिकली मैं चाहता हूँ स्प्रिंग फोर्स इस पे ऊपर लगे, है ना? और स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर कितना लगे कि ये 2 mg को बैलेंस कर पाए, है ना? तो जो भी स्प्रिंग फोर्स kx आएगा वो 2 mg को बैलेंस करना चाहिए। और ऊपर के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स कब आएगा? जब ये मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, है ना? क्योंकि जब नीचे आएगा तब तो कंप्रेशन और बढ़ेगा, तो 2m पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है ना? बात समझ में आया? अगर नीचे की तरफ और आएगा ये, तब तो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ना। जब नेचुरल लेंथ से m नेचुरल लेंथ से ऊपर है, जब m नेचुरल लेंथ से ऊपर है, तब स्प्रिंग फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। when m is above natural length, then spring force will be on 2m, will be in upward direction, will be in upward direction। तो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ एक्सटेंशन हो, है ना?
स्प्रिंग में ऊपर की तरफ एक्सटेंशन हो, वो एक्सटेंशन कितना हो कि एक्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो। तो एक्स का वैल्यू कितना चाहिए, 2 mg/k। ये जो 2 mg/k का हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहाँ से होना चाहिए, ये एक्सटेंशन होना चाहिए स्प्रिंग में। और एक्सटेंशन स्प्रिंग का हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ से। तो हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, बॉडी इधर आ जाए हल्का, है ना, बॉडी कहीं इधर आ जाए सच दैट दिस डिस्टेंस इज 2 mg/k, है ना। बात समझ में आया। दिस डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो। स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो, 2 mg/k का एक्सटेंशन हो, है ना। शुड बी टेकन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से 2 mg/k ऊपर होगा तभी तो 2m पे जो kx लगेगा वो 2 mg को बैलेंस कर देगा। बात समझ में आया। हाँ भैया। ठीक है, तो मिनिमम एक्सटेंशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 mg/k। बात समझ में आया। बट बॉडी तो अब नेचुरल लेंथ पे नहीं है, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी मीन पोजीशन पे है। तो उसका एप्टीट्यूड कम से कम कितना होना चाहिए, यहाँ से x0 प्लस 2 mg/k, और x0 का वैल्यू कितना है, mg/k, है ना। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि जो मीन पोजीशन से बॉडी 3 mg/k ऊपर आए, तो हम लोग को कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लिख लो, रिक्वायर्ड बॉडी शुड बी गो, यहाँ पे ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड क्या है हम लोग का, रिक्वायर्ड है बॉडी शुड गो 3 mg/k above the mean position, है ना, ये हम लोग चाहते हैं। फॉर टू प्रोवाइड सफिशेंट स्प्रिंग फोर्स, टू प्रोवाइड सफिशेंट स्प्रिंग फोर्स, प्रोवाइड सफिशेंट स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। बॉडी शुड गो 3 mg/k अबव मीन पोजीशन, प्रोवाइड सफिशिएंट मीन फोर्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बॉडी अगर 3 mg/k ऊपर आए तो हम लोग को कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंप्रेशन, रिक्वायर्ड कंप्रेशन कितना हो जाएगा हम लोग का। अगर मैं चाहता हूँ बॉडी 3 mg/k ऊपर जाए मीन पोजीशन से, तो मेरे को 3 mg/k डाउनवर्ड भी पुश करना पड़ेगा। बात समझ में आया। हाँ ना, बोलो। हाँ सर। चलो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिस्टम का तुम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने का प्रोसीजर पता है, पहले मीन पोजीशन निकालो, मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन लिखो, फिर बॉडी को डिस्प्लेस करो मीन पोजीशन से x, फिर डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एफ नेट का इक्वेशन लिखो, और उसके बाद इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन यूज़ करके जो एफ नेट का इक्वेशन है उसको एस एच एम का इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये प्रोसेस है, ट्राई दिस आउट। For the ones who have tried this out, let me just make a different question. ये एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ अब स्प्रिंग यहाँ पे लगा दिया हम लोग, लेट्स से ये मेरा पुली, ये यहाँ पे हिंज होकर रखा है, हिंज नहीं मतलब स्टिक होकर रखा है, यहाँ पे जो मास एम है वो लटक रहा है, ठीक है। चलो, सिमिलरली वी हैव अनदर क्वेश्चन। तुम लोग फर्स्ट वाली क्वेश्चन ट्राई करो, मैं बस यहाँ पे बना के रख रहा हूँ। आई गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस। ये हुआ
ये हम लोग का प्ले हुआ। ठीक है, 3 क्वेश्चन है हम लोग का। पहला ये वाला क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मान लो ये हम लोग का नेचुरल लेंथ था, ये हम लोग का मीन पोजीशन हो गया यहाँ पे, ये हम लोग का मान लो मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन। ठीक है, लेट्स से इसमें ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है और नीचे की तरफ एम जी लग रहा है ना। तो मीन पोजीशन पे फोर्स इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू टी, है ना। बट स्प्रिंग में अगर टेंशन टी है तो टी इज इक्वल टू के एक्स भी आएगा, है ना। इस टेंशन के कारण ही ऊपर स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू के एक्स भी आएगा, है ना। बात समझ में आया। देयरफॉर एम जी इज इक्वल टू के एक्स आ गया। अगर इसको एक्स नॉट पकड़ लेते, यहाँ पे एक्सटेंशन एक्स नॉट होकर रखा है, तो के एक्स इज इक्वल टू के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी बाई के। ठीक है, अब इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं हम लोग नीचे, इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से। कितना डिस्प्लेस किए, अच्छा मैं इसको एम जी को हटा रहा हूँ। ठीक है, यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ऐसे इसको डिस्प्लेस किए यहाँ तक, ये हम लोग डिस्प्लेस पोजीशन एक्स। ठीक है, तो ऊपर तो टेंशन लगेगा टी, ऊपर टेंशन लगेगा टी, नीचे लगेगा एम जी। तो नेट, अब हम लोग को क्या लिखना है, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस पोजीशन, है ना। हमें क्या लिखना है, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। ठीक है, नेट फोर्स इक्वेशन डिस्प्लेस्ड पोजीशन लिखो, तो एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस टी। बट इस सिचुएशन में टी क्या होगा, इस सिचुएशन में टी एक्स प्लस एक्स नॉट होगा, है ना, क्योंकि एक्सटेंशन कितना हो गया स्प्रिंग में, एक्स प्लस एक्स नॉट। पहले एक्स नॉट था, अब और एक्स कर दिए तो के एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, इन दोनों इक्वेशंस को। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हम लोग का एफ नेट क्या आ जाएगा, एम जी माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। के एक्स नॉट और एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम लोग का एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का माइनस के एक्स, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो बॉडी एस एच एम परफॉर्म करेगा। टाइम पीरियड हम लोग को पता हो इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा इसका टी 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे तुम लोग को कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ करना पड़ेंगे। ठीक है, पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, हम लोग एक्सटेंशन कहाँ में करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे जो प्रोसेस लिखवाया था मैं पूरा, एक्सटेंशन कहाँ पे करते हैं, एक्सटेंशन हम लोग करते हैं क्या, हाँ, हम लोग एक्सटेंशन कितना करते हैं, बॉडी का। डिस्प्लेस द पार्टिकल, स्प्रिंग को डिस्प्लेस नहीं करते, पार्टिकल को डिस्प्लेस करो। पहले इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन लिखो, उसके बाद पार्टिकल को डिस्प्लेस करो एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है अपने को, ये बात ध्यान रखना। पार्टिकल को अगर एक्स डिस्प्लेस करें तो स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। जो बेसिक प्रोसेसेस है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स तुम लोग में बताया ना, अगर वो ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस पे गलती नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मीन पोजीशन निकाल लेते हैं। ये हम लोग का मीन पोजीशन लेते हैं, यूज अ डिफरेंट कलर। ये हम लोग का लेते हैं मीन पोजीशन हुआ, मीन पोजीशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर टेंशन टी लग रहा है तो यहाँ पे भी टी लगेगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा 2t। तो स्प्रिंग पे 2t नीचे की तरफ लगेगा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना। ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन में भी क्या लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन मीन इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का एम जी इज इक्वल टू टी।
एम जी इज इक्वल टू टी, है ना, बस में। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग क्या अब यहाँ पे 2t बैलेंस करे के एक्स नॉट को, है ना, 2t इज इक्वल टू के एक्स नॉट, ठीक है। तो t इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2, बात समझ में आया, के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2। चलो, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, हम लोग का बेसिकली क्या आ गया, के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 mg, ठीक है ना, पहला रिलेशन आ गया। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेस करना है इस पार्टिकल को, हम लोग को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, ध्यान रखना मुझे, पार्टिकल को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अब डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स इक्वेशन, यहाँ पे एम जी, ऊपर में टी, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट एट डिस्प्लेस्ड नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ये अपने को निकालना है। नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन ये कितना होगा, यहाँ से देखते हैं, एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी, तो एम जी पॉजिटिव होगा, टी नेगेटिव होगा, तो वी कैन राइट एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, ठीक है। बट यहाँ पे टी का वैल्यू चेंज हो गया, टी का वैल्यू कितना है ये हम लोग को यहाँ से पता चलेगा, बट हम लोग पार्टिकल को डिस्प्लेस किया एक्स, राइट, या पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करने से स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट एक्स थोड़ी ना होगा, स्प्रिंग में तो कुछ और डिस्प्लेसमेंट होगा, स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालते हैं हम लोग। तो लेट्स से हम लोग का स्प्रिंग पहले इधर था, ठीक है, मेन पोजीशन पे, जब हम लोग, और यहाँ से स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ कुछ एक्स डैश डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल, है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द स्प्रिंग गेट्स डिस्प्लेस्ड एक्स डैश ड्यू टू एक्स डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल, द स्प्रिंग gets displaced x dash due to x displacement in the particle, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2t इज इक्वल टू के, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, पहले डिस्प्लेसमेंट था एक्स नॉट, है ना, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ, पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था एक्स नॉट, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक्स डैश का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, एक्स डैश का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, एक्स डैश का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, कंस्टेंट रिलेशन से, एक्स डैश का वैल्यू में कैसे निकालेंगे, कंस्टेंट रिलेशन, फाइंडिंग एक्स डैश यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशंस, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, ठीक है। कैसे निकलेगा वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, हम लोग टी डॉट ए मेथड लगा लेते, टी डॉट एक्स मेथड लगा लेते, तो टी माइनस टी एक्स, यहाँ पे क्या है सकते, माइनस टी एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि एक्स डैश 2t के डायरेक्शन में है, प्लस 2t एक्स डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा x/2, बात समझ में आया, तो 2t का वैल्यू कितना हो जाएगा k एक्स नॉट प्लस एक्स डैश कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को t चाहिए, t का वैल्यू कितना हो जाएगा k एक्स नॉट बाई 2 प्लस k x/4, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन से यूज़ करके इसको पहले वो करेंगे, यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर वी हैव एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, एम जी माइनस टी का वैल्यू कितना है के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के एक्स बाई 4 हो जाएगा, है ना। अब एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2 होता है ना, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2 होता है, देखो टी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2, तो यहाँ से एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी लेफ्ट विथ एफ नेट, एफ एंट लिखा हुआ है, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस k/4 इंटू एक्स, है ना। यहाँ पे एस एच एम कॉन्स्टेंट कितना हुआ हम लोग का k/4, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एस एच एम कॉन्स्टेंट इज नॉट इक्वल टू
यहाँ पे एस एच एम कॉन्स्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू हम लोग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। बात समझ में आया ना? यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं? देखो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के की जगह k/4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर 4 m/k। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? है ना, बोलो। हाँ bro। यहाँ पे नोट करने का क्या है, यहाँ पे इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू एस एच एम कॉन्स्टेंट, जो हम लोग बताए थे कि ज़रूरी नहीं हर केस में स्प्रिंग कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू एस एच एम कॉन्स्टेंट। बात समझ में आया? सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करो, प्रोसेस सेम है, यहाँ पे भी कंस्टेंट रिलेशंस लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये के है, लेट्स से हम लोग का मीन पोजीशन। ठीक है, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है एम जी। अगर मान लो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2T। ठीक है, अब ये पुली पे टेंशन ऊपर की तरफ है, अगर मैं स्प्रिंग पे बनाऊँ तो स्प्रिंग पे टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि टेंशन जो है वो पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स नहीं है ना। तो यहाँ पे मीन पोजीशन की अगर हम लोग का हो गया, तो मीन पोजीशन पे हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ। एम जी इज इक्वल टू 2T, एम जी इज इक्वल टू 2T, और लेट्स से यहाँ पे एक्सटेंशन एक्स नॉट है। अगर एक्सटेंशन एक्स नॉट है तो मैं क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। बात समझ में आया? अब लेट्स से हम मीन पोजीशन से यहाँ पे क्या करें, डिस्प्लेस करेंगे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे कितना, लेट्स से अमाउंट डिस्प्लेस किया हम लोग एक्स, यहाँ पे एक्स अमाउंट डिस्प्लेस की है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फोर्सेस लिखो, यहाँ पे नीचे लगेगा एम जी, यहाँ पे लगेगा ऊपर 2T, तो एफ नेट एट डिस्प्लेस पोजीशन, प्रोसेस सेम है एकदम। एफ नेट एट डिस्प्लेस पोजीशन कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस 2T, बट 2T का वैल्यू चेंज हो गया है ना। लेट्स से अब यहाँ पे इसको एक्स डिस्प्लेस करने के कारण स्प्रिंग में लेट्स से डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश हो रहा है, स्प्रिंग का अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के, पहले कितना था एक्स नॉट था, अब कितना हो गया एक्स डैश हो गया। ठीक है, ये एक्स डैश कहाँ से मिलेगा हम लोग को बताओ, फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाओ, फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन। बात समझ में आ रहा है? है ना, लगाओ कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाओ। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से हो जाएगा 2T इंटू एक्स, सॉरी माइनस 2T x प्लस टी एक्स डैश इज इक्वल टू 0। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, भाई यहाँ में सब्सटीट्यूट करो, आंसर सॉल्व कर लो। therefore solving what do we get, we have f net is equal to mg minus t, पर t का वैल्यू कितना था, सॉरी mg माइनस 2t, और t का वैल्यू कितना था k x नॉट प्लस एक्स डैश का वैल्यू 2x है, तो यहाँ पे t का वैल्यू हो जाएगा k x नॉट प्लस 2x। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा mg माइनस 2t मतलब 2k एक्स नॉट माइनस 4k एक्स, ये एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ नेट हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4k इंटू एक्स। अगेन यहाँ पे नोटिस करो एस एच एम कॉन्स्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर नहीं है, दोनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m/k, के जगह क्या डाल देंगे 4k डाल देंगे, 2 पाई m/रूट ओवर 4। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या पूरा का पूरा कहानी क्लियर है? आ गया। हाँ सर। है ना। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को पैरेलली रखो। देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जिस स्प्रिंग में टेंशन था उस सेम टेंशन था, उसी स्प्रिंग में तुम लोग का वो लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे एम रूट ओवर टू पाई रूट ओवर एम बाई के ही था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 4 एम बाई के, और यहाँ पे कितना हो रहा है एम बाई 4 के। ठीक है, बात समझ में आया ना? सो वी हैव सॉल्व क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। आई वॉन्ट यू गाइस टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वंस अगेन, क्योंकि मैं आज का लेक्चर रिलेटेड भी थोड़ा फास्ट पेस्ड रखा था। ठीक है, कैन यू डू वन मोर क्वेश्चन? लेट्स फाइंड अप। अच्छा, लेट मी गिव यू दिस फॉर होमवर्क एंड ट्राई दिस आउट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, प्रोसीजर सेम रखना है, बात समझो, प्रोसीजर सेम रखना है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है तुम लोग इस बात पे ध्यान दो कि हम लोग प्रोसेस क्या फॉलो करें। ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू योर नोट्स वेरी प्रॉपर्ली। तो ये है हम लोग का अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि ये रहा मेरा बॉल, ये मेरा ग्राउंड है। यहाँ पे मेरा मास एक m है जो स्प्रिंग के संग अटैच्ड है, फेली सिंपल टिल नाउ, जिसका मास m है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक पुली अटैच्ड है। ठीक है, तो पुली अटैच्ड है कहीं इधर ऐसे। ठीक है ना, अब यहाँ पे तुम्हारा इस पुली के संग एक और पुली अटैच्ड है। ठीक है, जहाँ पे एक और मास लटक रहा है विच इज m। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग को तुम लोग को निकालना है फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, देखने में लग सकता है, प्रोसीजर सेम रखना है। पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन निकालना है, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम लोग को बॉडी को डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अब तुम लोग दोनों में से कोई भी बॉडी चूज़ कर सकता है, ये वाला बॉडी चूज़ कर लो। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉडी चूज़ कर लेंगे, हम लोग को फिर डिस्प्लेस करना है, इसको बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे। इसके डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो चेक करना है। इसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उसके बाद हम लोग को जो नेट फोर्स इक्वेशन है डिस्प्लेस पोजीशन पे वो लिखना है, और फिर डिस्प्लेस पोजीशन पे जो नेट फोर्स इक्वेशन मिला है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है यूजिंग द इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन। बात समझ में आया ना? हाय ना बोलो। हाँ भैया। ठीक है, try this on your own and send me the answers. All right, till then